हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। आपका सिविल सर्विस जेनेसिस पर स्वागत है। और हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज करेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे कि एग्ज़ाम्स, रिक्रूटमेंट्स के ऐड आते जा रहे हैं, तो हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन बेसिकली पीवाईक्यूज थ्रू करना है। और मेरा नाम अमित है और मैं इकॉनमी इकॉनमी के पीवाईक्यूज हैंडल करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल इनकम एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन कवर करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक जो है इकॉनमी का, वह नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड जीडीपी। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो सोर्स आएगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप आपने मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इकॉनमी पढ़ चुका है, आपका सिलेबस हो गया है। और सिलेबस एक या दो बार रीड करके हो गया है और आप यहाँ रिवाइज करने आए हैं। तो यहाँ इस वीडियो में कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन करेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कंसेप्ट। बट फिर भी ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा स्पीड से जाएगी ये। और सोर्सेस में कहूँगा आपको इकॉनमी के लिए, जो मैंने रेफ़र किए हैं, जो इन जनरल एस्पिरेंट रेफ़र करते हैं, वो सोर्सेस है एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, मैक्रो एंड माइक्रो, स्पेसिफिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और बुक्स जो है, मैंने खुद जो पढ़ी है और मैं रेकमेंड करूँगा, मैंने दो बुक्स पढ़ी है, रमेश सिंह एंड विवेक सिंह। और मुझे ये विवेक सिंह सर की बुक बहुत अच्छी लगी। और जो टू द पॉइंट है, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो आई विल रिकमेंड विवेक सिंह सर बुक। मैं रेफरेंस लेते जाऊंगा उसमें से, क्योंकि वो बुक अच्छी है और कैंडिडेट रेफर कर सकता है वो बुक। तो लेट्स स्टार्ट द पीवाईक्यू सेशन। और हाँ, कैंडिडेट को विवेक सिंह सर की बुक इंटरनेट पर भी मिल सकती है, ऑनलाइन फोटो कॉपी। तो उसका फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर जिसके पास नहीं है। तो ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है उसका, ऐसा नहीं कि फटक से जाके बुक खरीद लीजिए, बट ऑनलाइन उसका पीडीएफ आप सर्च कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑल्सो नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसका अपन ऑप्शन देखते हैं। ए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड ये तो नहीं है। जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी, ये ऑप्शन है। बिकॉज दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, तो यहाँ ध्यान देंगे। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ सिटीजन। नो, सिटीजन इज लाइक पॉलिटिकल टर्म, और इकॉनमी में रेसिडेंट, इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक यूनिट फॉर अ पीपल्स आर रेसिडेंट। तो ये तो ऑप्शन फॉल्स है। सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर्सनल इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, नो। पर्सनल इनकम ओनली ऑफ रेसिडेंट एज अ यूनिट रहता है, नॉन रेसिडेंट का
नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये अगर देखेंगे तो ये आंसर इज डी, और ये रिलेट किया जा रहा है जीडीपी की डेफिनेशन से। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी in a period of time, that is year. Final value of goods and services produced within a domestic territory within a period of time, usually a year. तो ये डेफिनेशन है। तो फाइनल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो है, सो इसका आंसर डी है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस अगर देखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है? तो नेट मतलब क्या? नेट इज समथिंग आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम ग्रॉस, बराबर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन होगा तब नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो से बेसिकली सेम है, सब ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है और सब एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो वो आप एनसीईआरटी में या विवेक सिंह सर की बुक में जाके रेफर कर सकते हो, एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट। एन ओपन इकोनॉमी, द नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी इज, इन एन ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम वही जीडीपी इज C is equal to consumption, I is equal to investment, G is equal to government consumption, export minus import। तो इसका सीधा Y stands for GDP and CIG X minus M। तो ये फॉर्मूला है, यू नीड टू रिमेंबर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हम क्यों माइनस कंसिडर करते हैं? क्योंकि हम डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस हुआ है उसे ही काउंट करते हैं। इम्पोर्ट इज समथिंग विच इज बीइंग प्रोड्यूस इन द फॉरेन टेरिटरी, सो वी डोंट, तो हम उसे कंसिडर नहीं करते जीडीपी या नेशनल इनकम अकाउंट करते वक्त। तो इसका आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है दोस्तों। पहला है वैल्यू एडेड, also known as product method। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड का डेफिनेशन है। ये एक्सपेंडिचर बाय सम टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बराबर। ये एक्सपेंडिचर का ये मेथड है। और थर्ड है इनकम मेथड, where all the income made by 4 factors of production, that is interest, capital and rent and wages, these are sum up। interest, capital, rent और wages से जो इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम होती है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो रेंटल इनकम होती है, वेजेस, ये सबको ऐड करके जो होता है वो, इसमें डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड आंसर है, क्योंकि दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। बेस ईयर इन अकाउंटिंग मीन्स, बेस ईयर क्या होता है दोस्तों? बेस ईयर वो होता है जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए, द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। नो, नॉमिनल जीडीपी के लिए नहीं, इट्स फॉर बेस ईयर रियल इनकम के लिए होता है। क्योंकि बेस ईयर जब होता है तो हम बेस ईयर के प्राइजेस कंसिडर करते हैं, बेस ईयर के प्राइजेस कंसिडर करते हैं, बराबर। और ये नॉमिनल जीडीपी में जो करंट ईयर के प्राइजेस होते हैं वो कंसिडर होते हैं। तो हम बेस ईयर में जब बेस ईयर क्यों, बेस ईयर मीन्स उस ईयर के प्राइजेस होते हैं। नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के, सपोज बेस ईयर है 2011 और करंट ईयर है 2024, तो हम बेस ईयर के जो प्राइजेस हो गए वो कंसिडर करेंगे, ना कि 2024 के प्राइजेस। द ईयर उस प्राइस इज बिंग यूज टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, तो इसका आंसर सी है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज
अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें वाई इट इज़ कंसिडर एन प्रॉब्लम, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है, क्योंकि इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है एक्सपेंडिचर का, कंजम्पशन का, तो इसे अकाउंट करना बहुत मुश्किल होता है, अज्यूम करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काउंट नहीं करते, बट इट्स द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड गेसेस विच इज़ नॉट accurate enough to capture the unorganized economy running throughout the country. Or next question, theoretically, if economic growth is conceptualized, which of the following is not usually taken into consideration? अगर हम ग्रोथ कैलकुलेट करते या कंसेप्चुलाइज करते हैं तो कैलकुलेशन में क्या नहीं आता? ग्रोथ इन जीडीपी, ये से तो कंसिडर होता ही है। ग्रोथ इन जीएनपी, ये भी कंसिडर होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोथ इन पर कैपिटा नेशनल प्रोडक्ट, ये भी करता है, बट हम इसमें फाइनेंशियल एड नहीं कैलकुलेट करते। पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, जीडीपी, दीज आर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट होती है तो ये सब होता है, बट उसमें फाइनेंशियल एड ये नहीं है। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज आंसर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइस एंड इनकम हैव बीन डबल्ड। If over, अभी next question, if over a given period of time both price and monetary income has been double, the real income will be, अगर prices भी बढ़ रहा है और income भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो? इन्फ्लेशन है, कंसिडर इन्फ्लेशन रेट 5% है और इनकम जो है वो भी 5% से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? द रियल इनकम क्या हो रहा है? रियल इनकम इज अनचेंज्ड, बराबर, ना कि इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज हो रहा है। सपोज इन्फ्लेशन 100% से 105 हो गया, इनकम भी 100 था, 105 हो गया, तो चेंज क्या हुआ है? इज देयर इज चेंज? कुछ नहीं है, ज़ीरो है। सो इसका आंसर सी है। द हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ रेट इज रिफर्ड एज नेशनल इनकम। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता था? जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में और हमने सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया था, तो हमारा जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो 3.5% हुआ करता था। तो प्रोफेसर कृष्णराज है, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था कि हिंदू ग्रोथ रेट 3.5% का, कि ये जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 3.5% पर मैक्स जाती थी, बट जब राजीव गांधी आए, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए, तब ये हिंदू ग्रोथ रेट एक्सीड हुई थी और तब ये टर्म ज़्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ग्रोथ इज कपल्ड विद इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस राइज होती है। जब इकोनॉमी ग्रो होती है तब प्राइस भी राइज होती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ टर्म दिए और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब टर्म का जो डिस्क्रिप्शन है हमें वो देखना है। तो पहला क्या है? मेल्ट डाउन, फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, रिसेशन, फॉल इन, ये ऐसी एक फाइन लाइन है ये जो डिवाइड कर रही है, हम ऐसा देखते हैं। ये एक पैर है और ये एक पैर है। ओके, सॉरी फॉर दिस डिस्टिंक्शन। विच ऑफ द पैर गिवन अबाउट इज करेक्टली मैच? देखा जाएगा तो रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट, slowdown is fall in growth rate and recession is fall in GDP. Okay, meltdown is fall in stock prices. तो इसका आंसर है ए, ओनली ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ओनली ए। ओके, what was the main next question number 13, what was the main strategy of the economic policy adopted in 1991? LPG जिसे कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अडॉप्ट हुई थी, जहाँ हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एम्ब्रेस किया था। तो ऑल ऑफ दी अबाव, हर बार ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन started in India with substantial change in industrial licensing policy. Yes, license Raj was dismantled
एंड कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, यस, एक्सचेंज रेट जो था वो फिक्स था, फिक्स से हम मैनेज फ्लोट पे गए थे। बराबर। लाइसेंस राज वॉज डिसमेंटल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो आरबीआई सेट करता था फिक्स टू मैनेज फ्लोट में गए थे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो फ्लोटिंग एक्सचेंज पहले ऐसा क्या होता था कि एक्सचेंज रेट था वो आरबीआई डिटरमाइन करता था, बट अभी क्या है, मार्केट डिटरमाइन करता है, फॉरेक्स मार्केट विच इज़ बीइंग मैनेज बाय आरबीआई। अभी भी ऐसा नहीं कि आरबीआई आता है मार्केट में तो वॉलेटिलिटी कंटेन करता है, बट ऐसा प्राइस बैंड सेट नहीं करता। तो डूइंग अवे विद द प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज ऑफ एफडीआई सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन क्या है, टैक्सेस। तो इसका क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंशियल चेंज इन, इसका आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the reason for India's occupational structure remain more or less the same. Occupational structure over the same. Investment pattern has been directed toward capital industrial sector. Productivity has been high enough to induce people stay within agriculture. Ceiling on land holding has enabled more people to own land and hence their preference to stay with agriculture. And D, people are less unaware of the significance of transition from इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये यूपीएससी का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। रीजन फॉर इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेन लेस, इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज बीन डायरेक्टेड। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ रही है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस हमने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट किया है रेदर देन लेबर इंटेंसिव, लाइक टेक्सटाइल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है लेबर इंडस्ट्री होती है, जो शू मेकिंग इंडस्ट्रीज होती है वो लेबर इंडस्ट्री होती है। बट हमने इस पर जो वेज गुड मॉडल होता है, वेज गुड मॉडल जब इंडिपेंडेंस था तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक वेज गुड मॉडल और दूसरा था कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मॉडल। तो हमने वेज गुड मॉडल को नहीं चॉइस किया था, रेदर देन हमने कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को एम्ब्रेस किया था। तो दिस इज द ऑप्शन, ये पैटर्न कंसिस्टेंट रहा है, मोर और सेम ओवर द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट द मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका ऑप्शन आंसर ऑप्शन देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन पॉपुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज एक्टिविटीज, टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट। ये दिस इज नॉट द फैक्टर। बाकी कैपिटल और रिफॉर्म इन टेक्नोलॉजी, दिस यस, टेक्नोलॉजी की ड्राइव एंड ग्रोथ, कैपिटल से इन्वेस्टमेंट में टर्न होता है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहा जाता है, तो यस इट कैन बी फैक्टर, स्पेशलाइजेशन एक्टिविटी इट इज ऑल्सो द फैक्टर, बट टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट ये दिस डज नॉट सर्व एज एन इनपुट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज country's economic progress, बराबर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पर कैपिटा इनकम, ऐसा नहीं, जीडीपी इज मेजर टू साइज, बराबर बराबर, जीडीपी से क्या होता है, हम साइज मेजर करते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है या प्रॉस्पेरिटी हो रहा है कंट्री में। वो किससे पता चलता है, हमें पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी जीडीपी ग्रो हो रहा है बट पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेटेड है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा, जो इकोनॉमी ग्रो हो रहा है टेक्नोलॉजिकल ड्राइव एंड ग्रो हो सकता है, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हो सकता है, हमने जैसे पहले कहा। तो उससे क्या होगा कि जो जो इकोनॉमी ग्रो होगा तो उसका जो ग्रोथ होगी वो सर्टन सेक्शंस है, जो सर्टन कैपिटलिस्ट है, जो सर्टन इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास ही वो ग्रोथ ट्रांसफर होगी रेदर देन अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पर कैपिटा जीडीपी इज द गुड इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमें पर कैपिटा से ही पता चलेगी। वी कैन नॉट डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एन कंट्री बाय जस्ट seeing the growth rate in GDP. So per capita GDP जो होता है वो इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री इज
represented by poverty ratio, per capita income, national income और unlevel, तो इसका आंसर बी है. The standard of living is represented by per capita income. Per capita income कैसे मिलता है? GDP divided by population. इससे हमें मिलेगी per capita income. हमारी next question. The growth rate of per capita income is higher than the per capita income at constant price because later take into account the rate of. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस है मतलब नॉमिनल इज हायर देन कांस्टेंट मतलब रियल. यहाँ कांस्टेंट आता है मतलब रियल. बिकॉज लेटर मतलब कांस्टेंट प्राइस टेक इनटू अकाउंट रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल. बराबर. इसका आंसर है बी, इंक्रीज इन प्राइस लेवल. रियल मतलब क्या? रियल इज इक्वल टू नॉमिनल इज इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन. बराबर. तो हमें कैसा नॉमिनल पता चलता है? तो increase in price level इसका आंसर है. Which of the following officers institute release data of national income? Which of the following officers or institute release data of national income? डेटा कौन रिलीज करता है नेशनल इनकम का? डेटा रिलीज करता है नेशनल इनकम का CSO. नीति आयोग तो नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी नहीं करता. नेशनल इनकम का डेटा रिलीज करता है नेशनल इनकम का डेटा ना ही NSSO रिलीज करता है ना ही CSO रिलीज करता है. क्योंकि इनिशियली इट वाज CSO बट लेटर एट प्रेजेंट NSO रिलीज करता है. वो NSO कैसा फॉर्म हुआ है? मर्ज हुआ है CSO का, CSO प्लस NSSO, ये दोनों के मर्जर के बाद NSO में है और वो पब्लिश करता है. इन नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय. इसका आंसर ई है, मोर देन वन ऑफ अबाउ. CSO कंसिडर करेंगे हम इसका आंसर. At present, which of the following base year? At present, base year is 2011 and 12. बेस ईयर मतलब बेस ईयर के प्राइजेस हम कैलकुलेट कर कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. और हम कौन से ईयर की प्राइजेस कंसिडर करते हैं? 2011 एंड 12. ये हमारा बेस ईयर है, तो हम इसके प्राइजेस कंसिडर करते हैं टू कैलकुलेट real GDP. Okay. Which of the following is the sign of economic growth? An increase in national income at constant price, a sustained increase in real income, an increase in nominal income, national income at current prices, increase along with increase in population. ये population तो कुछ भी है यार. करंट प्राइजेस में क्या होता है? करंट प्राइजेस में इन्फ्लेशन भी हो सकता है. इफ देयर इज इन्फ्लेशन तो रियल ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ खा लेता है पूरा. कहते हैं ना, इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेसिंग पावर ऑफ मनी. तो इन्फ्लेशन नहीं, रियल सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज अ रियल growth in real income is a sign of economic growth. In the context of Indian economy, consider the following statement. The growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. Steadily नहीं यार. The growth rate of per capita has steadily increased in the last 5 years. ये UPSC का PYQ है. No, not steadily increase. जहाँ भी आपको steadily दिखे मतलब wrong है. Either one or two. With reference to Indian economy, the rate of real GDP has steadily increased. The GDP at market price has steadily increased in the last decade.
ये देखिए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है, बट मार्केट प्राइस हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो तेजी से बढ़ा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट राइट है, इसका आंसर ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन इकोनॉमी हैज मूव टू द हायर एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट इन लास्ट 15 ईयर्स, द सेविंग रेशियो इज कंसिस्टेंटली हाई। तो हायर एवरेज ग्रोथ कैसे होता है? बोलते हैं ना, जब सेविंग करस्पॉन्ड्स इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फर्दर लीड्स टू ग्रोथ। अगर आप अभी सेव करोगे तो आपको फ्यूचर ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज सेविंग नाउ विल करस्पॉन्ड इनटू इन्वेस्टमेंट and which will drive future growth. So yes, both A and true and R is the correct explanation of A. Next question, with reference to capital formation, which of the statement the process of capital formation depends upon saving? Yes, save capital investment मतलब क्या है? Investment मतलब that part of output which comprise of physical capital. Investment मतलब capital, especially physical capital. That part of output which comprises of physical capital is called investment. Capital formation depend upon saving. Saving will correspond to investment. Investment मतलब क्या है? Physical capital है. So yes, capital formation depends on saving. Investment is essential for capital formation. Yes. So both. The main reason for low growth in spite of higher saving rate and capital formation is ICOR. High ICOR. High capital output ratio. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो हमारा ज़्यादा है, उसके वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो है। एक एक ध्यान याद रखिए कि आइकॉर ये लेस होना चाहिए, एंड इफ इट इज़ लेस देन इट इज़ गुड, इफ इट इज़ मोर तो इसका मतलब मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू कैपिटल आउटपुट रेशो, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट मीन्स विच इज़ बैड। वो मतलब ज़्यादा कैपिटल कंज्यूम करता है एक यूनिट आउटपुट निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये ठीक नहीं है, उसके वजह से ग्रोथ लो होती है। डिस्पाइट बिंग हाई सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है IAS के एग्जाम में। ये देखिए 1995 के बाद 2018 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आईकॉर कंसेप्ट है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। मतलब कैपिटल आउटपुट रेशो ज़्यादा होगा, देखिए जैसे 10:1, हमें आउटपुट 1 का चाहिए, उसके लिए 10 कैपिटल लग रहा है, कैपिटल आउटपुट रेशो ये 10 है। और एक फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस कैपिटल आउटपुट रेशो का 5:1, मतलब एक यूनिट आउटपुट यहाँ 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है और यहाँ 1 यूनिट आउटपुट 10 टाइम्स में यूनिट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो दिस इज हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, तो दिस इज बैड। मतलब जहाँ 5 में हमें उतना आउटपुट मिल रहा है वहाँ 10 में मिल रहा है, कि मतलब हम यहाँ ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो दिस इज बैड। इकोनॉमिक ग्रोथ विल नेसेसरी हैव टू बी ऑकर इफ देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन। हमने जैसे डिस्कस किया था कि सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड और कैपिटल फॉर्मेशन। So yes, economic growth will occur if there is capital formation. If there is capital, then there will be future growth. तो ऐसा होते जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the main cause of slow rate of growth of per capita income? स्लो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशो हमने देखा था, ये तो है स्लो ग्रोथ रेट है उसका कॉज।
और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो नहीं, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ये तो नहीं है, हाई रेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, हाई लेवल ऑफ यस। अगर फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर रही है, तो अगर बोरो करती है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट इज समथिंग विच इज़ अ कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो इफ interest expenditure or committed expenditure is rising, it is the capital expenditure which gets sacrificed. If capital expenditure is getting sacrificed, it means low future growth. तो इसमें अगर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो रहेगा, हमने अभी देखा कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज बैड फॉर इकोनॉमी, तो डेफिनेटली 1 इज इन द आंसर एंड 4 इज इन द आंसर। तो 1 एंड 4 पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है, पॉपुलेशन कैन नॉट बी द कॉज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे हमें पता होता है कि पॉपुलेशन इन केस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी कॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट रेदर देन स्लो, तो इसका आंसर सी है। व्हाट फैक्टर कैन हाईली सपोर्टिव इन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर कैन बी हाईली सपोर्टिव इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 8% और मोर इन नियर फ्यूचर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो जिससे ग्रोथ रेट 8% से ज़्यादा हो सकती है? तो promulgation of GST, fast and skill development of labor force and implement of all stall project, increase in ease of doing that and rapid rate। इसका आंसर सी है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नियर फ्यूचर कहा गया है, या नियर फ्यूचर में स्किल डेवलपमेंट्स रिक्वायर पीरियड ऑफ टाइम। स्किल्ड ऐसे ही रातों रात डेवलप नहीं होती, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड प्रोमगुलेशन ऑफ जीएसटी से क्या होगा, जीएसटी से ग्रोथ प्रोफाइल नहीं होगा, बट ये इससे ये होगा, जीएसटी का मोटिव अलग है। जीएसटी ये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए जो यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर और मार्केट है उसके लिए है ये। तो उससे ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को जो पहले इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट होगा, जो पहले सेंटर को अलग टैक्स दो, स्टेट को अलग टैक्स दो, तो अभी सिंगल विंडो जीएसटी है उसका, उससे अलग है, उससे ग्रोथ तो नहीं हो सकती, कह सकते हैं टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट होगा, स्किल डेवलपमेंट से ग्रोथ होगा, बट स्किल डेवलपमेंट रिक्वायर टाइम। ऑल स्टॉल प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करने से ये हो सकता है कि जो डिमांड वो ड्राइव हो सकती है शॉर्ट टर्म में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है शॉर्ट टर्म में वो, क्योंकि व्हेन गवर्नमेंट विल बाय सर्विसेज इन द मार्केट, सपोज गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट है, तो वो रुक गया है किसी कारण, तो इफ गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, देन उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइव होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, गवर्नमेंट विल बाय सर्विसेज फ्रॉम मार्केट एंड इट विल डेफिनेटली स्टिमुलेट द ग्रोथ रेट। इंक्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, रैपिड रेट तो नहीं यार, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस है, जैसे फ्रेंडली स्ट्राइक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपल फैक्टर, तो इट रिक्वायर टाइम, नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। Which of the following is not a characteristics of Indian economy? Low productivity of labor, low per capita income, low rate of capital formation, lack of natural resource। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसका आंसर सी है। हाँ यस, हमारे प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम है, बट हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अपॉन द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द मोस्ट, फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द मोस्ट सेविंग। हाउस होल्ड सेक्टर है, जब जो हम बैंक में एफडी डिपॉजिट करते हैं वही सेविंग है, और वही गवर्नमेंट वो बैंक जो है ये लेंड करती है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, प्रोजेक्ट्स को। जैसे सपोज कि अटल सेतु ब्रिज बना है, उसके लिए समझो कि करोड़ों रुपए लगे, वो कहाँ से लगे, दे टेक लोन फ्रॉम बैंक, और बैंक में कहाँ से इन्वेस्ट पैसा आता है, हम एफडी बैंक में पैसा जमा डिपॉजिट करते हैं और फर्दर लेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इंडिया एम्स टू अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है
वो बार बार कॉल देते जा रहे थे कि हमारी 3 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन इकॉनमी, और वो 5 ट्रिलियन होने वाली है कब तक, 2024 तक। तो यस, दिस इज अ प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये टारगेट भी है जो हमें ध्यान देना चाहिए न्यूज़ में पढ़ते वक्त कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी कब होगा। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स है जो हमें याद रखने चाहिए। मिक्स्ड इकॉनमी, वह मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है? मिक्स्ड इकॉनमी वो होता है जहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। जैसे देखा जाएगा, मिक्स्ड होता है, एक्सट्रीम एंड पे मार्केट होता है, और यहाँ गवर्नमेंट होते हैं। बराबर। यहाँ सब प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है, और मार्केट इकॉनमी में जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्शन जो है वो पूरा जो डिसाइड करता है मार्केट डिसाइड करता है, जिसमें एक्सट्रीम फॉर्म जिसे कहा जाता है लेजिस्फेरी, मार्केट डिसाइड करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एग्जांपल जैसे कि दे सकते हैं हम, यूएसए है, जहाँ ज़्यादातर एक्सट्रीम एक्सट्रीम का तो नहीं है, सब जो है वो रिलेटिवली मिक्स्ड इकॉनमी है। यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, जैसे ये एग्जांपल यूएसए नहीं दे सकते, सॉरी, बट सब इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी होती है जहाँ गवर्नमेंट और मार्केट दोनों को एग्जिस्ट, मतलब प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट होती है। इसका सोवियत यूनियन वॉज एन एग्जाम्पल, जहाँ गवर्नमेंट यूज टू डिक्टेट ऑल दी पॉलिसीज ऑफ प्रोडक्शन। हमारा सोशलिस्ट जो मॉडल था, इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बट नाउ आफ्टर एलपीजी देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट, ऑल इकोनॉमी आर मिक्स्ड, नो इकोनॉमी इज ऑन एक्सट्रीम एंड। हर बार तो इसका आंसर है अ पब्लिक, इसका आंसर है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। It will be truly classify India as food deficit, labor surplus, ट्रेड सरप्लस एंड कैपिटल सरप्लस इकॉनमी। हमारी लेबर सरप्लस इनका इकॉनमी है। इंडिया में, इंडिया के पास अगर कोई रिसोर्स है तो वो 1.5 बिलियन ह्यूमन रिसोर्स है। जो हमारी जो पॉपुलेशन है, ये सबसे हमारी बड़ी रिसोर्स है, रेदर देन आयरन ओर और कोल और समथिंग। नहीं, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी is generally characterized by low per capita income, low rate of capital formation, low dependency ratio, and workforce is largely in tertiary sector। नहीं, tertiary sector मतलब सर्विस सेक्टर है। इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलप्ड इकॉनमी। तो ये तो नहीं है, इसका आंसर हो सकता है ए, 1 और 2। लो पर कैपिटा इनकम होता है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सो यस, इट इज़ अ साइन ऑफ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलप्ड इकॉनमी। जो डेवलप्ड इकॉनमी होती है यूएसए, वहाँ वो सर्विस, जो इकॉनमी होती है वो सर्विस बेस्ड इकॉनमी होती है, रेदर देन हमारी जो इंडिया है। इंडिया भी सर्विस बेस्ड है, इंडिया इज एन एक्सेप्शन। इंडिया, ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following feature indicate that Indian economy is a developing character? Disguise unemployment, yes, definitely, ये तो है। poor quality of human capital, yes। high per capita intake of protein, और occupation is mainly agricultural। तो इसका आंसर आंसर डी है। डी, वाई डी, 1, 2 and 3। पुअर कैपिटल ऑफ, नहीं, विच ऑफ द फीचर इंडिकेट इंडिया एज अ डेवलपिंग कैटेगरी। हमारी ऑक्यूपेशन जो है, हमारी नियरली 40% ऑफ पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में
डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, वहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ हम फर्दर इंक्रीज इन लेबर वुड नॉट इंक्रीज द आउटपुट, तो उसे कहा जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हायर पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन, ये इररिलेवेंट है, ये इररिलेवेंट है। इनटेक ऑफ प्रोटीन कुछ भी, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो थोड़ी पुअर है क्वालिटी में, तो ये भी एक ऑप्शन है। मतलब स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, स्किल्ड पर्सनल नहीं है। ये नेक्स्ट सेक्शन फिस्कल पॉलिसी। और ये फिस्कल पॉलिसी का फर्स्ट सेशन, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, याद है। अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। एफआरबीएम एक्ट आपका पता होगा, एफआरबीएम एक्ट 2002, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जिसे कहा जाता है। सो दिस इज मैंडेटेड बाय एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट मैंडेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। जेंडर बजटिंग इज अनदर important aspect. Gender budgeting is initiated during which budget? तो जेंडर budgeting it was in 2005, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ 2005-06 का जो बजट था तभी जेंडर बजटिंग। हाँ, और वाई क्या जेंडर बजटिंग है? डिस्टिंग्विशेस बजट बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर मतलब जेंडर बेसिस पे आउटलेस किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टैक्स रेवेन्यू द परसेंटेज ऑफ steadily increase in the last decade. steadily increase टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा 10 to 11% ही आएगा। फिस्कल डेफिसिट है स्टेडली इंक्रीज। फिस्कल डेफिसिट एफआरबीएम एक्ट के कारण कम हुआ है हमारा। अभी वो कोविड के टाइम पे बढ़ गया था, बट अभी करेंटली 4.5 का टारगेट है, शायद 4.9 का टारगेट है करंट फिस्कल ईयर में। तो अकॉर्डिंग एफ आर बी एम एक्ट ने मैंडेट किया सेंटर को 3% आपका फिस्कल डेफिसिट इनकर कर सकते हैं पर ईयर, उससे ज़्यादा नहीं। तो शेड्यूली इंक्रीज तो नहीं हुआ है, तो इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी? जीएसटी से एग्जेम्प्टेड क्या है वो देखते हैं जरा, कौन से जो गुड्स है और सर्विसेज दैट आर बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। Yes, this is exempted. Chicken, egg, coke is also exempted. Newspaper का advertising material, this fish process and can, these are not exempted. ये can है, ये एक fact based question है, तो ये न्यूज़ में भी आते रहते हैं और आप जीएसटी के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे लिस्ट है जहाँ पर दिया गया है कि which goods are being exempted and which not. So yes, these are the goods which are being exempted. इसका आंसर सी है। एडवांटेज क्या है जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के? इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल एंड थर्ड क्रिएट अ सिंगल मार्केट। यस, मल्टीपल ब्लैक मतलब सेंटर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है, स्टेट वैट कलेक्ट करता है, और उस पर एग्जाम्पशंस रहते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग वैट्स होते हैं। तो सेंटर को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है और स्टेट को वैट देना पड़ता है। उससे क्या होता था कि मतलब बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट हो गया था। तो जीएसटी के बाद एक जीएसटी यूनिफाइड जीएसटी रहेगा जो सेंटर को पे करना होगा, सेंटर विल एंड ट्रांसफर फंड्स। और जीएसटी रेट कैसा डिटरमाइन होगा? जीएसटी काउंसिल से। तो यस, तो इट विल क्रिएट अ सिंगल मार्केट। इट विल ड्रास्टिकली करंट अकाउंट डेफिसिट से इसका लेना देना नहीं है, सो इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ साइज एंड विल ओवरटेक चाइना। नो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसका आंसर ओनली वन है। GST is a kind of indirect tax. GST also known as value added tax. So it is an indirect tax. Which of the following constitution amendment provided for the GST? GST कौन से अमेंडमेंट से आया वो देखते हैं। ये क्या है? इसका आंसर डी है, 101st अमेंडमेंट, सॉरी
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में जीएसटी आया. द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी from July is expected to create a uniform market, improve tax compliances. Yes, both is answer. Tax compliance थोड़ा सा improve होगा. यूनिफाइड मार्केट हमने अभी भी डिस्कस किया. जीएसटी काउंसिल इज चेयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर एट द सेंटर इज अ मेंबर. यस, जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द टैक्स रेट गुड एग्जाम्प्टेड एंड द थ्रेशोल्ड. यस, यही तो मैंडेट है जीएसटी का. स्टेट गवर्नमेंट हैव द ऑप्शन टू लिवाई वैट इफ दे सो डिसाइडेड. नहीं, ये नहीं है शायद से. इसका आंसर है डी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी जो टैक्स करने की अथॉरिटी है, टैक्सिंग अथॉरिटी है, वो नहीं कर पाएंगे. और स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट हैव द ऑप्शन. एंड टैक्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय जीएसटी काउंसिल विच इज बीइंग चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. एंड उसके मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एट द सेंटर. एंड तो स्टेट्स के भी जो फाइनेंस के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं. तो यस, और उसमें वोटिंग बेस्ड और कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता है. सो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं होता. रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वॉज रिसेंटली न्यूज. वो क्या है? इट्स रिलेटेड टू जीएसटी. रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है पता है? वो पहले क्या होता था, पहले जो 15% टैक्स से समझो हमें रेवेन्यू आता था, वो अभी जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें 10% टैक्स रेट से सेम रेवेन्यू आ रहा है जो पहले 15% से आता था. तो इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहा जाता है. सपोज 15% टैक्स करने के बाद 10 लाख करोड़ आते थे, अभी 10% से ही 10 लाख करोड़ आता है. इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी इन कलेक्शन. So yes, yeah, revenue neutral rate, and this is very good sign. Very good sign. Controlling authority of government expenditure is finance ministry. Control करता है expenses. Which of the following is not an objective of fiscal policy of government? Fiscal policy के objectives क्या होते हैं? Employment generate करनी है और price stable होना चाहिए. And मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए. फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. प्राइस स्टेबल होना चाहिए. रेगुलेशन ऑफ ट्रेड नहीं है यार, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड नहीं है आंसर. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम कैसा होता है? हाउ वी विल मेक इट? बाय इंक्रीजिंग टैक्स रेट. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट होते हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर. कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा? हम रिच को ज़्यादा टैक्स करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट पुअर में करेंगे बाय प्रोवाइडिंग नॉट बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा फॉर पुअर और पीपल इन जनरल. फिस्कल पॉलिसी इज कंसिडर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फिस्कल पॉलिसी मैंने अभी कहा, टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर्स को जो रहता है. फिस्कल मतलब कभी भी आप फिस्कल वर्ड आएगा तो आपको दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट. बराबर. पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर देखा, तो यही है रेगुलेट IMF और ये सब. तो फालतू इसका आंसर बी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री. So this is responsible. Department of Economic Affairs is responsible. Which of the following step is most likely to take during recession? Recession में क्या हो रहा है? इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो मतलब नेगेटिव ग्रोथ हो रही है. रिसेशन की डेफिनेशन क्या है? 2 consecutive quarter of negative economic growth rate. 2 consecutive quarter of negative इकोनॉमिक ग्रोथ. जब इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है, माइनस में चले जाती है, तब उसे रिसेशन कहा जाता है. और रिसेशन को हमें ओवरकम करना है. तो देखो, ये फिस्कल पॉलिसी जो होती है
एक प्रो साइकिल होती है, एक काउंटर साइकिल होती है। बराबर। प्रो साइकिल और काउंटर साइकिल फिलहाल एक होता है रिसेशन को और बूम। काउंटर साइकिल, ज़्यादातर काउंटर साइकिल होती है और ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू काउंटर साइकिल, सो आई विल एक्सपांड। रिसेशन, काउंटर साइकिल में क्या करेंगे, टैक्स रेट घटा देंगे और गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ा देगी। प्रो साइकिल में क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ जाएगा और एक्सपेंसेस घट जाएंगे। बूम में देखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है। बूम को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी और एक्सपेंडिचर कम कर देगी। और यह क्वेश्चन में हमें रिसेशन पूछा गया है, तो इसमें टैक्स रेट घटेगा और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो टैक्स रेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। ये तो इसका आंसर बी है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश ऑफिशियली एवरी ईयर बाय, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बजट मतलब क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फिस्कल पॉलिसी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक रेवेन्यू, इनकम टैक्स पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक बोरोइंग जो है, मनी बोरो करता है गवर्नमेंट, वो है। वैट भी एक प्रकार का टैक्स ही है जो पब्लिक रेवेन्यू है, बट सब्सिडी जो है वो रेवेन्यू नहीं है। गवर्नमेंट जब पैसे खर्च करता है, सब्सिडी देता है किसी चीज़ पर, समझ समझ लीजिए एक फार्मर है, उसे ट्रैक्टर लेना है और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है अभी करंट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे सब्सिडी देता है। मतलब समझो बैंक अगर 10% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकता है, 4% इंटरेस्ट गवर्नमेंट बेयर कर सकता है उसका। उसे गवर्नमेंट इज बेयरिंग द एक्सपेंसेस, so it's not a source rather than government, it is a expenditure. तो इसका आंसर डी है। which of the following are the source of income in current account of central government, source of income, तो ये करंट अकाउंट है, ये बजटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग के क्वेश्चन है। करंट कैपिटल अकाउंट, ये तो पता ही होगा, ये कंसेप्चुअल पार्ट है गवर्नमेंट बजटिंग चैप्टर, आपने अगर पढ़ा होगा गवर्नमेंट बजटिंग रिलेटेड। एक तो होता है ये गव ये गवर्नमेंट बजटिंग चैप्टर के PYQ है। गवर्नमेंट बजटिंग के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पढ़ा होगा, द गवर्नमेंट मस्ट सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर। अदर मीन्स व्हाट है, तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम कैपिटल। अभी इसमें रिसीप्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें कैपिटल रिसीप्ट होती है और कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब गवर्नमेंट जो लोन बोरो करती है वो है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा, जो जिससे फ्यूचर असेट क्रिएट होता है, इससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मतलब करंट से रिलेटेड होता है, इससे नीदर लाइबिलिटी असेट दोनों क्रिएट नहीं होते। रेवेन्यू रिसीव मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स से जो मनी पैसा आता है गवर्नमेंट को, उसे रेवेन्यू रिसीव कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपको पढ़ना होगा, ये गवर्नमेंट बजटिंग है। आप वो विवेक सिंह सर की बुक प्रेफर कर सकते हो या NCERT में भी देख सकते हो। Which of the following is not included in the revenue account? So, yes, sorry, ये question, which is not the income of current account of central government?
तो source of income of current account of central government is कॉरपोरेशन टैक्स, यस, इससे टैक्स से इनकम आता है। और प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, यस, दिस आर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के अंडर आता है। लोन रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एक्साइज ड्यूटी, यस, ये भी है। पर ये दो क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। सेल्स ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट देंगे तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी, तो दिस आर नॉट द सोर्स ऑफ इनकम, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू अकाउंट? रेवेन्यू अकाउंट में क्या नहीं होता? रेवेन्यू अकाउंट में हमने अभी देखा कि इंटरेस्ट इज द मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। टैक्स रिसीव्ड is not, tax received also comes under tax and non-tax received। इसका आंसर है डी। इसका स्मॉल सेविंग जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो नहीं आते। ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। डिविडेंड और प्रॉफिट है, टैक्स एंड नॉन टैक्स में क्या होता है? फीस, फाइन और प्रॉफिट जो रिसीव्ड होती है, जो लाइबिलिटी और एसेट क्रिएट नहीं करती, वो होती है। तो इसमें आंसर है स्मॉल सेविंग। सो आज के लिए इतना ही ठीक है। बा थैंक यू।